नमस्कार दोस्तों, आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन करने वाले हैं। टॉपिक है कैन इंडिया गो अंडर रिसेशन। एक्चुअली ब्लूमबर्ग ने एक सर्वे किया है और आज हम इसी सर्वे के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। मेरा नाम है कुलदीप डनसेना और मैं स्वागत करता हूं आप सबका वाइट पेपर में। आज हम पूछ रहे हैं कैन इंडिया गो अंडर रिसेशन। इस बारे में हम डिस्कशन करें उसके पहले मैं आपको बता दूं, ये सर्वे जो है एशिया हो गया, यूरोप हो गया, अमेरिका हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, ये सारे रीजन में कंडक्ट किया गया है। दोस्तों, आज पूरी दुनिया एनर्जी क्राइसिस से गुज़र रही है और ये क्राइसिस ऐसा है कि एनर्जी के प्राइसेस में काफ़ी उछाल देखा जा रहा है और इसके कारण पूरे दुनिया भर की जो देश हैं उनकी जो इकोनॉमीज़ हैं वहाँ पे काफ़ी बुरा प्रभाव पड़ा है। वहाँ पे जो प्रोडक्ट एंड सर्विसेज हैं ये काफ़ी महंगे बिक रहे हैं। मींस हर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं। मींस आप ये कह सकते हैं कि वहाँ पे इन्फ्लेशन आ रहा है। तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए वहाँ के सेंट्रल बैंक इंटरेस्ट रेट को बढ़ा रहे हैं। अब देखिए, इंटरेस्ट रेट बढ़ाने से ये होता है कि इन्फ्लेशन कंट्रोल हो, लेकिन इसके चांसेस इधर भी दिखते हैं। ये डर भी रहता है कि कहीं रिसेशन ना आ जाए। इस चीज़ को भी ध्यान में रख करके देश काम करता है। दोस्तों, इस सर्वे में कुछ कंट्रीज़ को लिस्ट आउट किया गया है और ये प्रोबेबिलिटी निकालने की कोशिश करी गई है कि वहाँ पे रिसेशन की कितनी प्रोबेबिलिटी बनती है, कितना % चांस बनता है कि वहाँ पे रिसेशन आ जाएगा। देखिए, श्रीलंका अपने पूरे इतिहास के बोलना चाहिए, श्रीलंका अपने वर्स्ट इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा है। दे डू नॉट हैव फॉरेक्स रिजर्व विद देम। उनका खुद का जो भी बिज़नेस था वो पूरी तरीके से ठप पड़ चुका है। मतलब कम्प्लीटली वर्स्ट कंडीशन अभी चल रहा है श्रीलंका का। तो वहाँ पे 85% चांसेस बता रहे हैं कि श्रीलंका रिसेशन में चला जाएगा। न्यूजीलैंड सेकंड हाईएस्ट है विथ 33% चांसेस प्रोबेबिलिटी। साउथ कोरिया एंड जापान को 25% में रखा गया है। चाइना, हांगकांग, ऑस्ट्रेलिया, ताइवान, पाकिस्तान, ये सारे कंट्रीज़ को 20% की प्रोबेबिलिटी दी गई है। देखिए, इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं, चाइना का नाम इसमें आ रहा है। चाइना का नाम क्यों आ रहा है अब इसमें? देखिए, चाइना की सरकार ने ज़ीरो कोविड पॉलिसी लगा रखी है। मतलब अगर किसी रीजन में एक भी कोविड केस मिल जाता है तो उस रीजन का सारे एक्टिविटीज़ को वहाँ की सरकार बंद करके सबको लॉकडाउन कर दे रही है और सबसे ये कह रही, भैया तुम घर में बैठो, आराम करो, बाहर घूमने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके से ज़ीरो कोविड पॉलिसी के कारण वहाँ पे बिज़नेस एक्टिविटीज़ बहुत ही ज़्यादा बड़े पैमाने पर इफ़ेक्ट हो रहा है। एक वैक्यूम क्रिएट हो रहा है वहाँ पे। दूसरा चीज़ ये है, अभी अभी हमने कुछ दिन पहले ये भी न्यूज़ में देखा कि चाइना का जो प्रॉपर्टी मार्केट है कोलैप्स कर चुका है ऑलमोस्ट। चाइना के जो बड़े बड़े डेवलपर्स हैं, प्रॉपर्टी डेवलपर्स हैं, वो कोलैप्स कर गए हैं। वहाँ पे प्रॉपर्टीज़ तो हैं पर ख़रीदने वाला कोई नहीं है। प्रॉपर्टीज़ तो हैं, प्रॉपर्टीज़ के रेट इतने गिर चुके हैं कि जिस प्राइस में पहले वो बेचा जा रहा था और जो प्राइस अभी है उसमें ज़मीन आसमान का अंतर हो गया है। तो ये सारे कुछ रीज़न्स हैं जो चाइना को जस्टिफाई करते हैं कि वो रिसेशन में जा सकता है। और ये सब के कारण चाइना में ये प्रेडिक्ट किया जा रहा है कि चाइना 20% प्रोबेबिलिटी के उसमें आ रहा है, कैटेगरी में आ रहा है कि 20% प्रोबेबिलिटी है कि चाइना रिसेशन में जा सकता है। दोस्तों, ऐसे ही मलेशिया हो गया, वियतनाम हो गया, थाईलैंड हो गया, फिलीपींस हो गया, ये 13%, 10% 8% इनकी प्रोबेबिलिटी बनती है। इंडोनेशिया 3% प्रोबेबिलिटी है। अब देखिए, लास्ट में हमारा प्यारा भारत है, इंडिया। इंडिया को 0% प्रोबेबिलिटी दिया गया है। देखिए, शुरू में हमने क्वेश्चन किया था कैन इंडिया गो अंडर रिसेशन। इसका आंसर देखिए, इंडिया को यहाँ पे 0% प्रोबेबिलिटी दिया गया है। मींस इंडिया में रिसेशन आने के अभी कोई भी चांस नहीं है। दोस्तों, ये फिगर हमको कैसे मिला? जब पूरी दुनिया में पूरी तहलका मच रखा है, पूरी दुनिया में रिसेशन की आहट है, तो इंडिया में ऐसा क्या हो गया कि 0% प्रोबेबिलिटी बताया जा रहा है? इंडिया में रिसेशन आने के कोई चांसेस अभी नहीं हैं, ये बिल्कुल क्लियर कर दिया गया है। इसका रीज़न है, देखिए, पूरी दुनिया
दो पार्ट में बढ़ चुकी है यहाँ, दो ब्लॉक में। इसमें एक ब्लॉक हो जाता है वेस्टर्न ब्लॉक हो जाता है, एक ब्लॉक हो जाता है रशियन ब्लॉक हो जाता है। लोग अपने अपने हिसाब से लोग चुना करते हैं कि हम एक इस ब्लॉक में रहना है या इस ब्लॉक में रहना है। तो भारत जो है, भारत को किसी ब्लॉक में नहीं रहना, शुरू से नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी भारत की रही है एंड ये भारत को बहुत बेनिफिट भी दिला रहा है। दोस्तों देखिए, हमारे संबंध अमेरिका से भी हैं, हमारे संबंध यूरोप से भी हैं, हमारे संबंध रशिया से भी हैं, चाइना से भी हैं, ऑस्ट्रेलिया से भी हैं, अफ्रीका से भी हैं, हमारे संबंध सभी से हैं एंड हम किसी के ब्लॉक में जाके नहीं बैठे हैं। पॉइंट नंबर 2 ये कि जब ये कॉन्फ्लिक्ट चालू हुआ रशिया एंड यूक्रेन के बीच में, तो पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए बहुत सारे सैंक्शंस लगाए गए हैं रशिया के ऊपर। रशिया को पूरी तरीके से आइसोलेट करने का पूरा प्रोग्राम तैयार हो गया और उसको इम्प्लीमेंट करते चले गए ये वेस्टर्न नेशंस। इसमें बहुत सारे सैंक्शंस, जैसे कि डॉलर को बिल्कुल ब्लॉक कर दिया गया रशिया के लिए कि डॉलर से ट्रेड नहीं हो सकता रशिया पे। फिर उसके बाद इन्होंने स्विफ्ट बैन कर दिया, मतलब कोई सिस्टम ही नहीं है जिसके थ्रू मतलब पेमेंट सेटल हो सके। फिर उसके बाद जो यूरोप है, यूरोप ने बोला कि नहीं, हम वहाँ से एनर्जी भी हम रिड्यूस करेंगे, एनर्जी इंपोर्ट भी हम रिड्यूस करेंगे एंड धीरे धीरे करके ख़त्म कर देंगे। हम रशिया से बिल्कुल पूरी तरीके से फ्री हो जाना चाहते हैं। ये भी इन्होंने डिसीजन ले लिया। रशिया में काम कर रही जो वेस्टर्न कंपनीज़ थी, उन सबको धीरे धीरे करके वापस बुलाना चालू कर दिया गया। रशिया में जो वेस्टर्न कंपनीज़ थी वो अपना ऑपरेशन पूरी तरीके से बंद कर चुकी हैं आज के डेट में। तो ऐसे करके बहुत सारे सैंक्शंस रशिया के ऊपर लगा दिए गए। पर इसका नुकसान और फ़ायदा देखिए, जो वेस्टर्न कंट्रीज़ जो हैं, नुकसान उनको ज़्यादा हो रहा है। अब भाई उनकी एनर्जी की डिमांड फुलफ़िल नहीं हो पा रही है। वो जो एनर्जी ख़रीद रहे हैं वो काफ़ी हाइक रेट में ख़रीद रहे हैं। एंड भारत को देखिए, भारत के सामने भी प्रेशर था। जो वेस्टर्न नेशंस हैं वो भारत के ऊपर प्रेशर कर रहे हैं कि आप रशिया से ट्रेड बंद कर दीजिए, आप रशिया से एनर्जी मत खरीदिए। आप रशिया से एनर्जी खरीदेंगे इसका मतलब ये होगा कि आप वॉर को फंड कर रहे हैं। तरह तरीके का लोगों का अपना अपना जस्टिफिकेशन था ये नेशंस का। तो इंडिया के ऊपर बहुत प्रेशर आया वेस्टर्न नेशंस का। इंडिया नहीं झुका। इंडिया ने कहा नहीं, हम ट्रेड करेंगे। हाँ, इंडिया ने कहा कि हम एनर्जी खरीदेंगे, बिल्कुल क्रूड ऑयल हम खरीदेंगे रशिया से। अब देखिए, जहाँ वर्ल्ड में प्राइस इसका क्रूड ऑयल का काफ़ी हाई चल रहा है, तो वहीं रशिया से भारत ने 30% डिस्काउंट पे क्रूड ऑयल ख़रीदा, डिस्काउंटेड रेट्स पे। तो ये बेनिफिट भारत को मिल गया यहाँ पे। जहाँ वेस्टर्न नेशंस में जो कंपनीज़ हैं वो रशिया से ऑपरेशन बंद करके वापस लौट रही हैं, भारत के सामने पूरा रशिया का मार्केट खुल गया। रशिया ने इनवाइट किया, भारत की कंपनीज़ वहाँ पे अब जाके अपना काम फैलाने की सोच रही हैं एंड कुछ कंपनीज़ ने काम स्टार्ट भी कर दिया है। तो एक नया मार्केट एक्सेस मिल गया भारत को। वेस्टर्न नेशंस ने कहा कि आप डॉलर में ट्रेड नहीं कर सकते, तो भारत ने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हम डॉलर में ट्रेड नहीं करेंगे, हम रूबल का मैकेनिज़्म बनाते हैं। वेस्टर्न नेशंस ने कहा स्विफ्ट बैन है, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, भारत ने अपना मैकेनिज़्म बनाया, भारत एंड रशिया ने मिल करके एंड उस मैकेनिज़्म में काम हो रहा है। तो इस तरीके के जो भी डिफ़िकल्टीज़ क्रिएट किए गए वेस्टर्न नेशंस के द्वारा, भारत ने उन सारे डिफ़िकल्टीज़ को, सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हुए रशिया के साथ अपने संबंध बनाए रखे एंड बेहतर रखे। तो भारत में आप देखिए एनर्जी क्राइसिस नहीं है। भारत में आप देखेंगे जो एनर्जी के प्राइसेस हैं, क्रूड ऑयल भारत सस्ते में ख़रीद रहा है, तो भारत में जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं वो भी ऑलमोस्ट कंपैरेटिवली देखा जाए तो हमारे यहाँ ठीक ठाक रेट में ही बिक रहा है। मतलब इतना महंगा नहीं है कंपैरेटिवली आप देखा जाए तो इस हिसाब से देखा जाए तो भारत का जो मार्केट है स्टेबल है एंड भारत में जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो प्रॉपरली अभी तक हो रही है एंड आगे भी होती रहेगी। बिकॉज कोई
भी किसी भी टाइप का डिसरप्शन भारत में देखा नहीं गया है। एंड इसीलिए भारत में ये कहा जा रहा है इस रिपोर्ट के माध्यम से कि इंडिया इज़ हैविंग 0% प्रोबेबिलिटी कि ये रिसेशन में चला जाए। रिसेशन में नहीं जाएगा, 0% मतलब रिसेशन में नहीं जाएगा। कोई चांस नहीं है कि इंडिया रिसेशन में जाए। इंडिया के पास पूरा मार्केट है, डोमेस्टिक मार्केट है, फुल्ली प्रोडक्शन हो रहा है, फुल्ली कंजम्पशन हो रहा है, मतलब सारे चीज़ स्टेबल हैं इंडिया में। इस कारण से इंडिया को 0% प्रोबेबिलिटी है कि वो रिसेशन में जाए। दोस्तों, हमने इतने सारे देशों का अभी डेटा हमने फिगर आउट किया। इसमें देखिए बात ये है कि जो वहाँ पे इन्फ्लेशन वहाँ पे चल रहा है, इस चीज़ को काउंटर करने के लिए वहाँ के जो सेंट्रल बैंक हैं वो रेट्स तो बढ़ा रही हैं ताकि इन्फ्लेशन को कंट्रोल में किया जा सके। बट इसका एक सेकंड साइड भी है कि वो इकोनॉमी रिसेशन में जा सकती है। ये भी सर्वे में यही चीज़ बताया गया है कि ये इकोनॉमी रिसेशन में भी जा सकती है, बिकॉज इन्फ्लेशन रेट बहुत ज़्यादा है, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के प्राइसेस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए वहाँ पे जो रेट्स बढ़ाए जा रहे हैं वहाँ की इकोनॉमी के अनुसार, है ना, जो वहाँ पे सस्टेन कर पाए। खैर, सब देश अपने अपने इकोनॉमी के अनुसार काम करते हैं, लेकिन एक प्रोबेबिलिटी, चांसेस बन रहे हैं कि ये देश में रिसेशन आ सकता है, इतने % चांसेस हैं। दोस्तों, स्टीवन कोक्रेन, ये चीफ एशिया पैसिफिक इकोनॉमिस्ट एट मूडीज़ एनालिटिक इंक हैं। ये बोलते हैं कि यूरोप में जो मेजर इकोनॉमीज़ हैं, जैसे कि जर्मनी हो गया, जर्मनी हो गया, फ्रांस हो गया, यूके हो गया, इनमें से जो सबसे ज़्यादा एनर्जी प्राइस के कारण जो हिट हुए हैं वो है जर्मनी एंड फ्रांस। तो जर्मनी एंड फ्रांस सबसे ज़्यादा महंगाई की मार से गुजर रहे हैं। एनर्जी प्राइसेस के कारण महंगाई की मार वहाँ पे सबसे ज़्यादा है। एंड इसका स्पिल ओवर इफेक्ट हम पूरे रीजन में देख सकते हैं, पूरे यूरोप रीजन में देख सकते हैं। सारा यूरोप इन्फ्लेशन से कहीं ना कहीं परेशान है, बिकॉज एनर्जी की प्राइसेस काफ़ी बढ़ गई हैं। दोस्तों, तो ओवरऑल देखा जाए, जनरली ग्लोबली हम बात करते हैं, एशिया को 20 से 25% रिसेशन आ सकता है, इस कैटेगरी में रखा गया है। यूरोप को 50 से 55% दिया गया है, प्रोबेबिलिटी है कि वहाँ पे रिसेशन आ ही सकता है। यहाँ देखिए, यूएस भी अछूता नहीं है। यूएस को ये बताया जा रहा है कि वहाँ पे 40% की प्रोबेबिलिटी बन रही है कि यूएस में भी रिसेशन आ सकता है। दोस्तों, कुछ दिन पहले ये न्यूज़ में भी था कि वहाँ पे महंगाई काफ़ी बढ़ रही है, वहाँ पे भी फ्यूल प्राइसेस काफ़ी बढ़ रहे हैं, वहाँ पे भी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के रेट्स बहुत ज़्यादा होते जा रहे हैं। दोस्तों, ये सब चीज़ जो है, आप देखेंगे इंडिया के साथ अगर कंपेयर करें, इंडिया कहाँ 0% में है, और पूरा एशिया आप रख दो एक साइड, यूनाइटेड स्टेट्स आप एक साइड रख दो, यूरोप एक साइड रख दो, सारे को अगर पूरे एक साथ भी अगर आप कंपेयर करने की कोशिश करो तो कंपैरिजन अभी इस फील्ड में नहीं बन पाता, बिकॉज इंडिया अभी रिसेशन फ्री रखा गया है इंडिया को, एंड पूरे ग्लोबल लेवल में लगभग सारे देश रिसेशन में जा सकते हैं, ऐसी प्रोबेबिलिटी बन रही है। दोस्तों, ब्लूमबर्ग इकोनॉमिक मॉडल, इसके अकॉर्डिंग यूएस जो है 38% वहाँ पे प्रोबेबिलिटी है कि विद इन कमिंग नेक्स्ट मंथ, मीन से 12 मंथ में ये रिसेशन में चला जाएगा। तो ये उनका सर्वे है, और इस तरीके से उन्होंने बताने की कोशिश की है कि पूरी दुनिया एक हिसाब से रिसेशन की चपेट में आ सकती है आने वाले समय में, बिकॉज़ अभी जो है बहुत ही टफ़ टाइम फेस कर रहा है पूरी दुनिया। एंड मुझे लगता है दोस्तों कि ये क्राइसिस जो है ऑटोमेटिकली रूट में नहीं आया है। ये क्राइसिस एक हिसाब से पॉलिटिकली ब्लंडर, ये बोल सकते हैं, पॉलिटिकल ब्लंडर के कारण एंड इकोनॉमिक मिसमैनेजमेंट के कारण ये अभी क्रिएट हुआ है ग्लोबल लेवल पे। बिकॉज
जिस तरीके से वेस्टर्न नेशन यूक्रेन को सपोर्ट करना चाहे और जिस तरीके से रशिया को आइसोलेट करना चाहे, मुझे लगता है कि ये बेसिक रीज़न है, वन ऑफ दी, और भी रीज़न हो सकते हैं, लेकिन ये वन ऑफ द बेसिक रीज़न है कि जिसके कारण ये स्थिति बनती हुई दिख रही है। तो दोस्तों, इस रिपोर्ट में हमने ये सारी चीज़ों को डिस्कस करने की कोशिश की कि दुनिया भर में किस तरीके से मंदी की आहट है। पूरा एशिया, यूएस, यूरोप, लगभग सभी जगह मंदी की प्रोबेबिलिटी बनती हुई दिखाई दे रही है। बट इंडिया जो है इस रिसेशन से बिल्कुल फ्री है। इंडिया को 0% प्रोबेबिलिटी पे रखा गया है। दोस्तों, ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसे लगा, प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताइएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और थैंक यू।